दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बिगनर लेवल का वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, या फिर जिन लोगों को ट्रांसलेशन को समझने में या फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने में प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक वर्ड की आपको मीनिंग बताऊँगा, और सिर्फ मीनिंग ही नहीं, मैं आपको एक एक ग्रामर का स्ट्रक्चर भी समझाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओनली विश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विश का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इच्छा, ख्वाहिश, लालसा, उसे विश कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। उसके अलावा वर्ब है, और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। द ओनली विश मतलब कि सिर्फ एक इच्छा, या कह सकते हैं सिर्फ केवल एक इच्छा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। आज की कहानी में यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक करें। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ स्कॉलरली ब्राह्मण लिव्ड इन आ सिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ स्कॉलरली ब्राह्मण। दोस्तों, स्कॉलरली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विद्वान योग्य। मतलब कि एक बार एक विद्वान योग्य ब्राह्मण लिव्ड इन ए सिटी, एक शहर में रहते थे। ही हैड आ ब्यूटिफुल हाउस, आ लविंग वाइफ, आ लॉट ऑफ वेल्थ एंड सर्वेंट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो पूरा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, पास्ट पजेसिव का क्या तात्पर्य है, पास्ट पजेसिव का क्या मतलब है। पास्ट पजेसिव का मतलब है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम ये दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही हैड, उनके पास था, अ ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर, आ लविंग वाइफ, एक प्यारी पत्नी, अ लॉट ऑफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन दौलत, और बहुत सारी धन दौलत, एंड सर्वेंट्स, और नौकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ लविंग वाइफ, अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड सर्वेंट्स। मतलब उनके पास एक सुंदर घर, एक प्यारी पत्नी, बहुत सारे पैसे मतलब धन, और नौकर थे। स्टिल ही वॉज ऑलवेज सैड। दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, उसे स्टिल कहा जाता है। स्टिल ही वॉज ऑलवेज सैड, और सैड का मतलब होता है उदास, जो कि एक एडजेक्टिव है। मतलब फिर भी वह हमेशा उदास थे। द रीज़न वॉज दैट, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। द रीज़न वॉज दैट, और कारण ये था कि ही हैड नो चाइल्ड, और ये पास्ट का ही पजेसिव वाक्य है। ही हैड नो चाइल्ड, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द रीज़न वॉज दैट ही हैड नो चाइल्ड, मतलब कि कारण ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। He conducted many prayers to appease the
गॉड टू ब्लेस हिम विद अ सन। क्या अर्थ हुआ? ही कंडक्टेड मैनी प्रेयर्स। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कंडक्ट का मतलब होता है कुछ करना, कुछ आयोजन करना। ही कंडक्टेड मैनी प्रेयर्स मतलब उन्होंने कई प्रार्थनाओं का आयोजन किया। टू अपीज, अपीज का मतलब खुश करना, प्रसन्न करना। टू अपीज द गॉड मतलब कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कई तरह की प्रार्थनाओं का उन्होंने आयोजन किया, उन्होंने किया। टू अपीज द गॉड, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। गॉड टू ब्लेस हिम, कि ईश्वर उनको ब्लेस करें, ईश्वर उनको दें। विद अ सन मतलब ईश्वर उनको एक बेटा दें। और इस तरह की उन्होंने कई बार प्रेयर्स मतलब प्रार्थनाओं को किया। बट हिज विश वॉज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन जो उनकी इच्छा थी वॉज नॉट फुलफिल्ड, वो पूरी नहीं हुई। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण लेफ्ट द सिटी एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। LEAVE, लीव का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना, वहाँ से निकलना, रवाना होना, और सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। द ब्राह्मण लेफ्ट द सिटी मतलब कि ब्राह्मण ने शहर छोड़ दिया। एंड वेंट, और वो चले गए। इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में चले गए। आगे देखिए। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी मंथ्स। दोस्तों मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान साधना करना। आपने इस वर्ड को सुना होगा, जो इसका नाउन है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान साधना करना, योग करना, ध्यान साधना, उसे मेडिटेशन वो नाउन है मेडिटेशन, और जो इसकी वर्ब है वो है मेडिटेट। तो ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो मेडिटेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी मंथ्स मतलब उन्होंने कई महीने योग साधना की, तपस्या की। एट लास्ट मतलब कि अंत में। गॉड अपीयर्ड, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना। सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, गॉड अपीयर्ड मतलब अंत में गॉड अपीयर्ड, ईश्वर प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। एंड सैड, और कहा, ओह डिवोटी, डिवोटी मतलब भक्त। व्हाट डू यू वांट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें। जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, तब हमें डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, ऐसी जगहों पर हमें डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। तो यहाँ पर यू के साथ डू का प्रयोग किया गया। उसके अलावा एक डब्लू जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको भी जोड़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, WHAT, जो कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या। तो क्या अर्थ हुआ? वॉट डू यू वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, और ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया। वॉट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आपको क्या चाहिए या फिर आप क्या चाहते हो, इसके दोनों मतलब हैं। ओ गॉड मतलब कि भगवान। ऑल आई वॉन्ट मतलब बस मैं ये चाहता हूँ, इज़ अ सन, ऑल आई वॉन्ट इज़ अ सन मतलब कि उन्होंने क्या कहा, ईश्वर मैं सिर्फ एक बेटा चाहता हूँ। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा। बट लेकिन, गॉड सेड ईश्वर ने कहा, आई कैन नॉट ग्रांट यू अ सन। दोस्तों GRANT, ग्रांट एक वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है किसी को कुछ देना, किसी को अनुग्रह देना, किसी को कुछ मतलब कि प्रदान करना, उसे ग्रांट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, आई कैन नॉट ग्रांट यू अ सन मतलब मैं आपको एक बेटा नहीं दे सकता। यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। आया है, गया है, लिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में आएगा तब हमें हैव का यूज़ करना है। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यू के साथ हैव का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो उन्होंने क्या कहा, यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग मतलब आपने, फॉर लॉन्ग मतलब आपने लंबे समय तक ध्यान साधना की है, ध्यान मतलब कि ध्यान किया है, या कैसे आपने साधना की है। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। दोस्तों आस्क फॉर को आप नोट कर लीजिए, आस्क फॉर का मतलब था मांगना। तो उन्होंने क्या कहा, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, आप कुछ और मांग सकते हो। एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और। चलिए आगे देखिए।
नो नहीं, आई ओनली वॉन्ट अ सन। तो उन्होंने क्या कहा, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्यों की टेल पर ता है ती है जैसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, आई ओनली वॉन्ट ए सन, मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए। ब्राह्मण इंसिस्टेड स्टबनली। दोस्तों इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, सेकंड फॉर्म स्टेटेड इंसिस्टेड। और स्टबनली का मतलब होता है जिद्दीपन से। स्टबन मतलब जिद्दी, जो कि एक एडजेक्टिव है, और जब आप इसमें ly लगाएंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब का अर्थ होता है किसी शब्द की विशेषता का वर्णन करने वाला शब्द जो है वो एडवर्ब कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ब्राह्मण इंसिस्टेड स्टबनली, मतलब कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने जिद करते हुए मतलब कि जिद्दीपन से उन्होंने जिद की। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, आई ग्रांट यू अ सन, मैं आपको एक बेटा देता हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, एनीथिंग बिगोटन बाय फोर्स, यदि किसी भी चीज़ को हासिल किया जाता है बाय फोर्स मतलब कि किसी फोर्स के द्वारा, किसी दबाव के द्वारा, और स्टबरनेस या फिर जिद्दीपन से, ऑलवेज ब्रिंग्स पेन, वो हमेशा ही दुख लाती है, एंड सॉरो मतलब वो हमेशा ही दर्द और दुख को लेकर आती है। तो जो ईश्वर थे उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको एक बेटा देता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना कि कोई भी चीज़ जो कि किसी भी फोर्स से मतलब कि दबाव से या फिर जिद्दीपन से हासिल की जाती है वो हमेशा ही दर्द और दुखों को लेकर आती है। आगे देखिए, सून जल्दी ही, द ब्राह्मण हैड ए सन, जो ब्राह्मण थे उनको एक बेटा हुआ। और दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि कई बार आप लोग बोलते हैं कि सर आप कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में से या फिर कुछ पैसेज या फिर ऐसे भी लाए कीजिए। तो दोस्तों आज दिन के वीडियो में मैंने एक ऐसे कवर किया है जो कि एक होली पर है, क्योंकि कल होली है। तो दोस्तों उसी उपलक्ष्य में आज मैंने एक दिन में वीडियो बनाई जो कि होली के ऊपर एक निबंध है, जिसे हम ऐसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि वो जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर आपको नए इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, और आपको ये भी एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि जब हम इंग्लिश में कोई टॉपिक लिखते हैं या फिर हम किसी चीज़ पर निबंध बनाना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं, तो उसे किस तरह से लिखा जाता है। तो आप एक बार उसे भी जाकर ज़रूर देखें। चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे यहाँ से शुरू करते हैं। सून द ब्राह्मण हैड ए सन, मतलब कि जल्दी ही जो ब्राह्मण थे उनके एक बेटा हुआ। बट द बॉय ग्रीव, दोस्तों ग्रो का मतलब होता है आयु का बढ़ना, सेकंड फॉर्म ग्रीव, लेकिन जो था बट द बॉय ग्रीव, लेकिन जो लड़का था वो बड़ा हुआ। इनटू अ डिसओबीडियंट चीटिंग गैम्बलिंग एंड लाइंग यंग मैन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, डिसओबीडियंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अवज्ञाकारी। यदि इसे आसान भाषा में समझें तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करता, मतलब वो डिसओबीडियंट बना। चीटिंग धोखाधड़ी करने वाला, गैम्बलिंग जुआरी, एंड लाइंग और झूठ बोलने वाला यंग मैन जवान आदमी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो लड़का था वो एक अवज्ञाकारी, धोखेबाज, जुआ खेलने वाला और झूठ बोलने वाले नवयुवक के रूप में वो बड़ा हो गया। एंड द ब्राह्मण रिमेंबर्ड गॉड्स वर्ड्स, और जो ब्राह्मण थे रिमेंबर्ड, उनको याद आए गॉड्स वर्ड्स, ईश्वर के शब्द जो थे वो उन्हें याद आए। दे हैड कम ट्रू, वो सच हो चुके थे। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट है, और कम ट्रू मतलब सच होना। दे हैड कम ट्रू मतलब कि वह सच हो चुके थे। और दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो है डू नॉट बी स्टबन मतलब ज़िद्दी ना बने। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों के साथ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के कई बार मैं कमेंट्स देखता हूँ, आप लोग बोलते हैं कि सर आप बताइए कि इंग्लिश को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी टिप्स अक्सर देता रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से,
और वही चीज़ें मैं बताऊंगा। तो यदि आप इसे सुन रहे हैं तो आप जो मैं बताता हूँ उसे आप थोड़ा थोड़ा उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। जैसे कि आप रीडिंग करना शुरू करिए, कोई भी इंग्लिश की किताब या फिर जो अखबार है आप उसको रीड करिए। अब देखिए, आप सोचेंगे सर रीड करने से क्या ही होगा। रीड करने से बहुत कुछ होता है कि नॉर्मली हम लोग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हिंदी जो है हमारी वो फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो हम आम तौर पर हिंदी में ही बात करते, बचपन से हम हिंदी के एनवायरनमेंट में ही रहें, तो इंग्लिश जो है वो हमें बोलने में थोड़ी सी हेजिटेशन होना बहुत ही आम बात है। तो यदि आप रीडिंग करते हैं रोज़ 10-15 मिनट, तो इससे क्या होगा, जो आपका उच्चारण है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, उसमें सुधार होगा। और उसके अलावा दूसरी बात, जो फ्लुएंसी है वो भी आएगी, क्योंकि जब हम इंग्लिश को के वर्ड्स को बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो जो हमारी टंग है वो भी उसको भी एक अभ्यास हो जाता है उन शब्दों को बोलने का। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हो रहे हैं। राइट गाइज, व्हेन आई जस्ट टॉक अबाउट दिस वर्ड कंफर्टेबल, आई गेस यू कैन easily understand. Normally, when as I was talking about that, English is not our mother tongue. Our mother tongue is Hindi, because we were born and brought up in a Hindi environment, so we are very much comfortable in Hindi because we learn this language from the environment. But when we talk about English, or when it comes to English, English is our second language, so when we have to speak English, we are not comfortable, or we never feel comfortable. The reason is that because we never speak in English, that is the only thing. So how can you feel comfortable, or how you can be learn English, or how can you speak in English fluently? It is very simple, that you have to speak, you have to try to speak in English only. The way you speak Hindi, same way you have to speak English. For example, what you can do, as I was just telling you, I just gave you one point, that you should start reading English newspaper or English books, so that it will improve your fluency, plus it will make you more clear, your speech will be clear, your pronunciation will be good, and these things will definitely help you, and these things will help you to beautify your language. Because when you speak your English and your pronunciation is correct, so what will happen, it will definitely will be much better, and you will be able to influence people by your language. And apart from this, what you can do, if you have any friend or anyone who speak who can talk to you, so try to speak with that person in English only, because the more you speak, the more you learn. So what you can do, you can just make your friend to speak with you in English. Take any topic, or any type of debate, where you both can take you both can play some roles, and you both can talk to each other on one particular topic or any theme, and try to speak in English only. So what will happen, these things will improve you a lot. And for example, when you are thinking anything, so do not think in Hindi, just in your mind, just try to speak in English only. And what will happen, you will feel this way, that you are improving slowly. And apart from this, whenever you watch my videos, I always say that just note down the word meanings. What will happen, when you make a note, or when you just remember them, you will have good collection of the word meaning. So when you have to speak on any topic, you will not fall short of any word meaning. So these things will definitely help you. The only thing is that it requires some hard work, so when you do some hard work, you will see good result. That's the things which I just wanted to tell. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.